नमस्कार बच्चों, धानों का गीत इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है धानों का गीत। धानों का गीत यह इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। धानों का गीत इस कविता के कवि केदारनाथ सिंह है। इस कविता में कवि ने बादलों को आमंत्रित किया है। बादल और वर्षा कृषक जीवन का आधार होते हैं। लहलहाते धान के खेतों को देखकर किसान प्रसन्न हो जाता है। वर्षा ऋतु के कुछ विशेष नक्षत्रों में वर्षा अधिक होने पर फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पर कवि ने ऐसे ही कृषक का वर्णन किया है जो वर्षा ऋतु को आमंत्रित कर रहा है अपने खेतों में धान अच्छे रूप से आने के लिए। अब हम कविता के अंश की तरफ जाते हैं। धान उगने के लिए वर्षा को आमंत्रित करते हुए कवि कहते कि धान उगेंगी कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। चंदा को बांधेंगी कच्ची कलगियों, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। आगे पुकारेगी सुनी डगरिया, पीछे झुके वन बेद, संझा पुकारेगी गिली अखड़िया, भोर हुए धनखेत, आना जी बादल जरूर। यहाँ तक हमने इस कविता को पहले सेशन में समझ लिया था। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि निर्जीव वस्तु को सजीव के समान चित्रित करना। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा, सूरज, संध्या, भोर, सुबह, इन सब का मानवीकरण किया गया है और इस कारण इस कविता में मानवीकरण अलंकार हमें अधिकतर दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि बादलों को स्वागत करते हुए, आमंत्रित करते हुए वे कहते हैं कि हमारे खेतों में हम धान नहीं उगाते बल्कि इस विश्व का, इस संसार के प्राण उगाते हैं और इस धान को अच्छे प्रकार से खेतों में लहलहाने के लिए, आने के लिए वर्षा का होना आवश्यक होता है। सही समय पर वर्षा आएगी तो खेतों में अच्छी फसल आएगी और जब अच्छी फसल आएगी तो यह विश्व या यह संसार खुशहाल रह पाएगा। और इसीलिए कवि कहते हैं कि इस खेतों में धान नहीं बल्कि प्राण उगते हैं और उस वर्षा को आमंत्रित करने के लिए स्वागत के रूप में चंदा है, सूरज है। और कवि कहते हैं कि जब वर्षा सही समय पर आएगी, खेतों में अच्छे अनाज, अच्छे धान आएंगे और उस समय चंद्रमा क्या करने वाला है, उन कच्ची बालियों को बांधेंगे। सूरज क्या करने वाला है, अनाज के सूखी रेत में अपना प्रकाश फैलाएगा। और आगे कवि कह रहे हैं कि सुनी डगरिया भी पुकारेगी और उसके साथ साथ बादल के स्वागत में बेत के वृक्ष या बेत के पेड़ झुककर उसका स्वागत करेंगे। और इस समय क्या होगा, संध्या के समय, सांझ के समय चिंतित होकर सारे आंखें गीली हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही भोर होगा, सुबह होगी और खेतों में लहलहाते धान देखकर, अनाज देखकर सारे लोग खुश हो जाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कने, पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेल, आना जी बादल जरूर। धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे, पकेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर। अब देखिए यहाँ पर प्राण ऐसे जो शब्द आए हैं वह तत्सम शब्द है। धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे, एक बार खेतों में अच्छे अनाज आने पर, अच्छे धान आने पर, वर्षा का सही समय पर आगमन होने पर
खेतों में अनाज से, धान से खेत लहलहाने लगते हैं। और उस समय आप लोगों ने भी देखा होगा कि गांव में जो अधिकतर लोग रहते हैं उनको पता होता है कि साल भर किसानों की किस प्रकार से खेतों में कामकाज की प्रक्रिया शुरू होती है। बरसात के पहले वो खेतों को तैयार करके रखते हैं, फिर अनाज को बोते हैं, बीज होते हैं उसके बोते हैं बरसात के पानी से, फिर उनका पौधे में रूपांतरित होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, फिर उसके लिए भी बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे धान बढ़ने लगते हैं, उनके बालियाँ आती है, पहले कच्चे बालियाँ होती है, फिर कच्चे बालियाँ पक जाते हैं, और इस प्रकार वह एक धान या अनाज पूरा आकार ले लेता है, पूरा पक जाता है, फिर उसको कटिंग करने की प्रक्रिया होती है। तो ये सारे बहुत सारे किसानों को काम होते हैं खेतों के अनाज से संबंधित। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वर्षा का आगमन सही समय पर होगा और खेतों में अनाज के लिए जितना आवश्यक बरसात होगी, पानी होगी, तो उससे सारे खेतों में धान लहलहाने लगेंगे, और वह कच्ची बालियां जब पक जाएंगे तो वह धान को काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धान कपेंगी कि प्राण कपेंगे, कपेंगे हमारे खेत में। अब पहले पंक्ति में कवि ने क्या कहा था कि हमारे खेतों में धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, और यहाँ पर कह रहे कि धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे। अब कवि कहते कि हमारे खेतों में जो अनाज पूरा पक गया है, पूरा धान जो पक गया है, अब उसके कटने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो खेतों में जब वह धान कटने लगते हैं, कटने की शुरुआत होती है, तो उस समय जैसे कि हमारे प्राण कट रहे हैं। क्यों ऐसा कहा है कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का लालन पालन करता है, उसी प्रकार से किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके धान की निर्मित करता है, और जब वह लहलहाने लगते हैं, वह पकी हुई बालियां को देखकर, कलगियों को देखकर उसका मन खुश हो जाता है, और वो कभी कभी खुश होकर आंसू होते हैं। लेकिन खेतों इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कभी क्या हो जाता है, किसानों की मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है। कि हम देखते हैं कि जब उस धान को बेचने का समय आता है, तो जितना उन्होंने कष्ट किया होता है उससे भी कम आमदनी उनको मिलती है। तो उस समय उनको वो चिंता रहती है कि जो हमने मेहनत की है साल भर वो मेहनत करते हैं। हम लोग देखो जो लोग काम पर जाते हैं 30 दिन महीने के होते हैं, तो सिर्फ वो 30 दिन काम करते हैं और 30 दिन के बाद उनको तनख्वाह मिलती है। तो महीने का तनख्वाह उनको मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर खेतों में काम करने वाले जो किसान होते हैं वो साल भर मेहनत करते हैं, और साल भर मेहनत करने के बाद उनको साल भर की मेहनत की जो तनख्वाह होती है, जो आमदनी होती है, वो सिर्फ साल में एक ही बार मिलती है, जब उनके खेतों में आए हुए धान को वो बेचने के लिए जाते हैं। और उस समय भी उनकी अवस्था बहुत दयनीय होती है। अगर उनको जो अनाज की जो कीमत है वह सही रूप से मिली तो ठीक है, नहीं तो जो भाव उनको मिलता है उस भाव में उनको बेचना पड़ता है। तो उनको कभी कभी फायदा तो होता ही नहीं, बल्कि उनको नुकसान ही ज्यादा होता है। तो उस समय उनके मन में इस प्रकार से वह भाव आता है कि वो खेतों में अपने धान को नहीं काट रहे, बल्कि अपने प्राणों को काट रहे, अपने प्राणों की जहाँ वह आहुति दे रहे, ऐसे उनको उस समय महसूस होता है। और इसलिए कवि कहते हैं कि आना जी बादल जरूर आना। आगे कहते हैं कि धूप ढरे तुलसी वन झरेंगे, सांझ घिरे पर कनेर। अब धूप ढलने पर क्या हो जाएंगे, तुलसी के जो वन है वह लहलहाने लगेंगे। और इसके साथ साथ सांझ मतलब शाम के समय, संध्या के समय में कनेर जो पीले रंग के फूल होते हैं, उसके पीले रंग के फूल के जो पौधे होते हैं, तो कवि कहते हैं कि सांझ गिरे पर कनेर। तो सांझ के समय, संध्या के समय पर पीले रंग के फूल खिल उठेंगे। पूजा की बेला में ज्वार झरेंगे, धान दिए की बेल। अब देखो संध्या के समय जो पूजा होती है, आप लोगों को पता होता है कि किसान का खेतों में जब अनाज आता है और अनाज की सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद उसको काटने के बाद वो पूरा खेतों में अनाज इकट्ठा किया जाता है, और उस समय उसके पूजा की जाती है कि वो उनके लिए उनके मेहनत का फल होता है।
उनकी धन दौलत संपत्ति सारी वही होती है, इसलिए पूजा की वेला में ज्वार झरेंगे और धान दिए की बेर, तो दिए की जो बेर होती है वह धान होगी। आना जी बादल जरूर, धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। अब देखिए उसको जो धान जो अनाज होता है, जो ज्वार होता है वह पकते हैं, हाँ, पूरा रूप धारण कर लेते हैं, और जितना अच्छा फसल होगा उतना अच्छा उतने ही किसानों को आनंद होता है, उनको प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि पकेंगे हमारे खेत में, तो वहां पर हमारे खेत में धान पकेंगे या हमारे प्राण पकेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने किसानों के मन की भावनाओं को, भाव दशाओं को चित्रित किया है। अब इस कविता के पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की संकलित पाठ धानों का गीत नामक गीत से उद्धृत है और यह गीत लेखक केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है। प्रसंग: प्रस्तुत गीत में किसान की तान में सुर मिलाकर धान, चांदनी एवं गांव के विश्वास को बड़ी ही सरलता से प्रस्तुत किया गया है। कवि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत किसान के स्वर में बादल का स्वागत करता है। अब व्याख्या देखते हैं। जो सेकेंड वाला स्टांजा हमने देखा है उसकी व्याख्या: किसान खेत में हिलते हुए धान को देखकर प्रसन्न होकर कहता है कि हवा चलने पर, अर्थात धान हिलने लगेंगे, पानी की जरूरत पूरी करने के लिए बादलों को अनिवार्य आगमन को निमंत्रण कवि किसान के रूप में देता है। धूप ढलने पर तुलसी के पौधे हिलने लगेंगे, और व्याख्या आगे कंटिन्यू है। संध्या समय कनेर के फूल खिल उठेंगे और ज्वार तथा धान की लहलहाती फसलें हिलती नजर आएंगे। फसलों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए किसान बादलों को अनिवार्य रूप से आने का निमंत्रण देता है और कहता है कि फसल उनके खेतों में पक जाएगी। अब कुछ प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न पहला: बादल का स्वागत कौन कौन और कब कब कर रहे हैं? उत्तर है बादल का स्वागत किसान भोर, सुबह, धूप ढले, सांझ, पूजा की बेला आदि कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा: पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। क, चंदा को बाचेंगे कच्ची कलगियों, सूरज को सूखे रेत में। इसका उत्तर आप लिखेंगे चंद्रमा की चांदनी धान की कोमल बालियों पर और सूरज सूखे रेत में प्रकाशित होगा। ख, संझा पुकारेगी गीली आंखड़ियां, भोर हुए धन खेत। भावार्थ: संध्या समय नमी से आंखें गीली होंगी और सुबह खेत दिखाई देंगे। ग, पूजा की बेला में ज्वार अरेंगे, धान दिए की बेर। भावार्थ: प्रातः काल में ज्वार और रात्रि में धान के खेत लहराएंगे। अगला प्रश्न है, धान को प्राण क्यों कहा गया है? समझाकर लिखिए। इसका उत्तर आप लिखेंगे धान को प्राण इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार में एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का आधार चावल या किसान होते हैं। किसान के खेतों में जो धान आते हैं वह होते, इसलिए धान को प्राण कहा गया है। अगला प्रश्न है, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, धान कपेंगे कि प्राण कपेंगे और धान पकेंगे कि प्राण पकेंगे। इन तीनों पंक्तियों के भावार्थ की तुलना करते हुए स्पष्ट कीजिए कि उगेंगे, कपेंगे, पकेंगे से क्या आशय है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, सिर्फ आपको उगेंगे, कपेंगे और पकेंगे का आशय लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे धान के उगेंगे का आशय है उगना, कपेंगे का आशय है लहलहाना और पकेंगे का आशय है पक जाना। तो आप उत्तर में लिखेंगे धान के उगने, लहलहाने और पक जाने से आशय है। तो बच्चों, इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।